हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत बढ़िया टॉपिक ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते इस चीज में। मैंने यहाँ बहुत सुंदर एक डायग्राम बना रखा ह्यूमन आई का। सुंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा बना हुआ है। तो अब क्या है, ह्यूमन आई का एक डायग्राम मैंने बना दिया, जो डायग्राम आप लोग को वहां पे आपको फाइनल्स में बनाना, और बहुत बार आता है सीबीएसई की तरफ से कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम, राइट द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट, या ये वाले पार्ट्स हैं इनका फंक्शन ये है और उसको डायग्राम के अंदर मार्क करो। कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आते ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। हम इस व्हाइट पोर्शन को क्या नाम देते हैं? कॉर्निया। ठीक है जी, जो आउटर पार्ट हमारे पास में आने लगा है। कॉर्निया के पीछे जो सेक्शन है, जो खाली स्पेस है, जो इसका एंटीरियर पार्ट आने लग रहा है, मैं उसे क्या नाम देता हूं? प्यूपिल। क्या नाम देता हूं? प्यूपिल। जहां पे क्या प्रेजेंट है? आइरिस। जहां पे क्या प्रेजेंट है? आइरिस। ठीक है, इस प्यूपिल के अंदर जो भर रखा है वो क्या भरा हुआ है? एक्वस ह्यूमर। क्या फिल कर रखा है? एक्वस ह्यूमर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अब आगे चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद प्यूपिल जो कनेक्ट है वो दो पार्ट से कनेक्ट है। एक तो है सीलियरी मसल्स, एक तो क्या है? सीलियरी मसल्स, और सेकंड क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सेकंड पार्ट क्या आ गया हमारे पास में? सस्पेंसरी लिगामेंट। एक आ गई मेरे पास सीलियरी मसल्स और सेकंड पार्ट क्या आ गया? सस्पेंसरी लिगामेंट। दोनों ने किसको पकड़ के रखा हुआ है? लेंस को। दोनों ने किसको? अपने इसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को। उसके बाद क्या आता है अंदर वाले पार्ट में? देखिए तो सबसे पहले पार्ट क्या आ गया? एपिस्क्लेरा हमारे पास में। सबसे पहले पार्ट क्या आ गया मेरे पास में? एपिस्क्लेरा। एपिस्क्लेरा क्या होता है? एपिस्क्लेरा आउटर पार्ट है और ये क्या करता है? स्क्लेरा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा। क्या फंक्शन है इसका? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्क्लेरा। स्क्लेरा का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन, जब आंख की कोई इंफेक्शन हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि स्क्लेरा को उस टाइम पे फूड जो है नहीं मिल रहा होता। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्लेरा क्या कर रहा है? स्क्लेरा जो होता है ये जो आई की शेप है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आई। शेप ऑफ आई, जो आंख की जो शेप है, जो प्रॉपर शेप आंख की, वो इसको यही मेंटेन करके रखता है स्क्लेरा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है। एक तो आंख की शेप को मेंटेन करके रखेगा, और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि आंख की शेप तो मेंटेन कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, जो इंजरी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है उन सबको ये प्रोटेक्ट करता होता है। इसके बाद इसके इंटरनल पार्ट में क्या आ गया? रेटिना। रेटिना जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है? इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेटिना के अंदर भी पिगमेंट क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल नाम का पिगमेंट होता है, जो जनरली विटामिन ए से हम लोग, विटामिन ए का सेकंड नाम भी क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो जनरली जितना भी रेटिना वाला पार्ट है वो विटामिन ए बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्पोजिशन मैच करती होती है। अब देखिए रेटिना के ऊपर एक पॉइंट आता है मैक्यूला। मैक्यूला वो पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन मैंने लिखा है, क्योंकि मैक्यूला ही वो पॉइंट होता है जो लाइट वेव को चेंज करता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, इमेज सिग्नल के अंदर। और इस इमेज सिग्नल को ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स लेके जाती हैं ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व्स कहां तक लेके जाती है? ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा काम आ गया हमारे पास में मैक्यूला का। मैक्यूला कहां प्रेजेंट है? रेटिना में। इसी वजह से कुछ बुक्स इसको फोविया सेंट्रालिस भी लिखती है। फोविया सेंट्रालिस भी वही पॉइंट है जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। आई होप ये पूरा का पूरा पार्ट डायग्राम आपको क्लैरिफाई हो गया। आंख के सेंटर में जो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड हम लोगों ने डाला होता है, दैट इज द विट्रस ह्यूमर। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? विट्रस ह्यूमर। आई होप आप सबको ये चीजें क्लैरिफाई हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज पे थोड़ा सा मूव करते हैं। सबसे पहले एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर जो है, इनका फंक्शन क्या है? एक तरह का प्रेशर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेनेंस। और इनका दोनों का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोनों क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड
क्वेश्चन टू आई ऑर्गन्स, जो आंख के अंदर ऑर्गन्स है उन सबको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस काम है आंख के अंदर प्रेशर को मेंटेन करा के रखना, प्रेशर मेंटेनेंस इसका ही काम है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्यूपिल। देखिए आइरिस एंड प्यूपिल दोनों ही क्या करते हैं, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ light that enters the eye, आंख के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल कर रहे हैं कौन, प्यूपिल एंड आइरिस। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो आंख की इस कॉन्ट्रैक्शन को जो लाइट की एंट्रेंस को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज आइरिस। अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है, अगर अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा हो जाती है तो प्यूपिल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। वो क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इतना ज्यादा वहां पे आंख के अंदर लाइट का अमाउंट नहीं एंटर कर पाएगा। आई होप ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई। अब इमेज फॉर्मेशन में इन तीन चीजों का, सिलियरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यही तीनों क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इमेज बनाने में हेल्प करती है। देखिए कैसे बात करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है, वो लेंस कौन सा होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ह्यूमन आई के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस। हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब पॉइंट ये ठीक है कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन ये काम कर कैसे रहा है, अगर हम देखें तो ये काम कर कैसे, तो जल्दी समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। लेंस के बारे में तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई होगी। जो लेंस हमारे पास में है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब अगर इस चीज को हम लोग को समझना है तो ऐसे समझते हैं इस चीज को, आई नीड सम स्पेस, तो मैं इस चीज को यहाँ से हटाने लगा ताकि हम लोग थोड़ा सा वर्किंग को देख सकें कि आंख किस तरह से काम करने लग रही है। देखिए सबसे पहले अगर जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर कर रही है, लाइट के एंटर करके सबसे पहले वो कहां गई, कॉर्निया में। अगर आप देखें तो जो लाइट है वो सबसे पहले आंख के अंदर एंटर करने के बाद में किस पोर्शन के ऊपर जाने लग रही है, दैट गोज टू कॉर्निया। कहां पे गई, कॉर्निया। फिर कॉर्निया से वो क्या करेगी, पास थ्रू द प्यूपिल, पास थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल से वो पास करेगी। प्यूपिल से पास करने के बाद जो आंख है वो कहां जाएगी, सीधा कन्वेक्स लेंस के अंदर। लाइट कहां एंटर करेगी, लाइट एंटर्स कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से क्रॉस करने के बाद जो इमेज होगी, जो लाइट है, इमेज बनी है, इमेज रे, इमेज भी रे की फॉर्म है, इमेज रे फॉल्स ऑन मैक्यूला। कहां पे गिरी है वो, मैक्यूला पे। और मैक्यूला के गिरने के बाद मैक्यूला जनरेट्स द इमेज इनटू ऑप्टिकल फॉर्म एंड मैसेजेस। These form interpret by brain। इनको कौन इंटरप्रेट करता है, ब्रेन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है, दिस इज योर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इमेज विच इज फॉर्म्ड इज द रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन पॉइंट ये यही सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहां पे आंख जो है कभी हमारी दूर का दिख रही है और कभी आंख हमारी पास का देखने लग रही है। कभी आंख तो बहुत दूर का दिख पा रही है, देखने की सोच रही है, और कभी आंख बहुत पास का दिख रही है ना। उगता सूरज भी दिखना है ना, और पास में जो रखी हुई बुक है उसको भी पढ़ना है। तो पॉइंट ये है आंख इस तरह से किस तरह कर पाती है, विच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अक्यूमुलेशन। तो इस अकोमोडेशन को भी हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए
पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम दूर की चीज को भी देख सकते हैं और हम लोग पास की चीज को भी देख सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कैसे हम लोग की आंख इस तरह से काम कर पाती है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं और पास के ऑब्जेक्ट को भी हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए इस चीज को आप स्टडी करते हैं। अब कैसे, देखिए सपोज हम लोग देख रहे हैं इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी से जो लाइट आई, ऑब्वियसली लाइट मैं डायरेक्ट लेंस के ऊपर लेके जा रहा हूं, लेंस के ऊपर जा रही है, लेकिन इस चीज को देखने के लिए, लेंस के लिए सबसे पहले जो सीलियरी मसल्स थी वो क्या होगी, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया वो, कॉन्ट्रैक्ट। यानी सीलियरी मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स, लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। और इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को करने के चक्कर में जो लेंस है इट बिकम्स लेस कन्वेक्स। लेस कन्वेक्स मतलब लेस कन्वर्जिंग पावर, लेस कन्वर्जिंग पावर। जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत कम हो जाएगी। जब लेस कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और ऐसा करने की वजह से आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आंख जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को दिख पाएगी। लेकिन इसी अकोमोडेशन में अगर ऑब्जेक्ट क्या है, नियर बाय है, ऑब्जेक्ट जो है वो पास में ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, नियर बाय, पास में रखा हुआ है, नियर बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस बार पास में ही है, ऑब्जेक्ट इस बार पास में है तो ऑब्वियसली लेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, देखिए ध्यान से। ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट केस है, बिल्कुल ऑपोजिट केस के अंदर अगर मैं देखूं तो जो सीलियरी मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। सीलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट आप देखिए, कोई भी नोटबुक लीजिए और उसको आंख के पास लाने की कोशिश करो, बिल्कुल आंख के पास लेके आओ। जब आप उसको आंख के पास लेके आओगे तो सीलियरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। अब ऐसा करने की वजह से आई लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मोर कन्वर्जिंग पावर, मोर कन्वेक्स लेंस, मोर कन्वर्जिंग पावर। जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ऐसे केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट। आंख जो है वो आस के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसी पावर की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, जो इमेज है, सॉरी जो हमारी आई है, इसी पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से जो हमारी आई है हम उसको इंफिनिटी डिस्टेंस तक भी देख सकते हैं, इंफिनिटी तक भी उसको देख सकते हैं, और नियर बाय भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नियर बाय में कहां तक, 25 सेंटीमीटर तक हम उसको नियर बाय कम से कम देख पाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इतना कम से कम हम लोग मिनिमम हम लोग डिस्टेंस जो है वो देख पाएंगे। आई होप व्यूअर्स ये सब चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेके मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिख दिया आई के पार्ट्स के, लेकिन पहले हम अकोमोडेशन को देखते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी अभी, मतलब वो दूर की चीज़ भी देख सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो लाइट रे ऑब्वियसली क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो जो लाइट रे पैरेलल आने लग रही है तो ऑब्वियसली बात है लाइट रे कहाँ पे गई, सीधी लेंस पे गई।
लेंस में उसको फोकस कर दिया रेटिना पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस केस में जो अगर आप देखें तो जो सीलियरी मसल्स हैं वो क्या रहेंगी, रिलैक्स। ये चीज ध्यान रखने वाली है बस, क्या रहेंगी, रिलैक्स। और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या रहने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जबकि अगर मैं कोई पास का ऑब्जेक्ट देखने लग रहा हूँ, आप लोग, मैंने अभी कहा था कि नोटबुक को भी अगर आप पास करके देखें तो आप आराम से उसको देख पाएंगे, लेकिन आंख पे स्ट्रेस डलेगा। वो स्ट्रेस किस चीज का है कि जो यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं उनका स्ट्रेस है। सीलियरी मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सीलियरी मसल्स क्या होने लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो क्या होने लग रहे हैं, रिलैक्स। जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो इस बार क्या है, रिलैक्स है। वो क्या है, रिलैक्स है। इसी वजह से जो फोकल लेंथ है वो काफी ज्यादा छोटी हो गई, जबकि इस केस में फोकल लेंथ काफी बढ़ गई थी, काफी दूर तक हो गया, क्योंकि लेंस जो था वो लेस कन्वेक्स हो गया। अब जरा फंक्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। प्यूपिल मैं अभी बता चुका हूँ क्या कर रहा है, ओपन और क्लोज इन ऑर्डर टू कंट्रोल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, है ना। जो आंख के अंदर लाइट एंटर करने लग रही है उसके अमाउंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट करने लग रहा है। आइरिस की बात करें, सेम फंक्शन है, सिमिलर लेवल पे ही है प्यूपिल और वो। बस फर्क क्या है कि आइरिस से जो लाइट अगर बहुत ज्यादा आ रही है और बच गई है तो वो चीज प्यूपिल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट आंख के अंदर आने देना है और कितना अमाउंट आंख के अंदर नहीं आने देना है। स्क्लेरा अभी बताया था, आउटर कॉर्ड है जो आंख को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आंख की शेप को प्रोटेक्ट बना के रखा हुआ है। कॉर्निया का फंक्शन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो फोकसिंग पावर को क्या कर रही है, एनहांस कर रही है। 67% के अराउंड आंख की जो फोकसिंग पावर है वो यही प्रोवाइड करता है। लेंस की बात करें तो फोकस करता है लाइट को किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर जो गिरेगी। कंजक्टिव जो पार्ट है ये क्या करता है, जो आंख का जो आउटर सरफेस है उसको कवर करके रखता है। क्या करके रखता है, कवर। एक्वस ह्यूमर जो है प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया, एक और साथ में क्या है, शेप को मेंटेन करवा के रखता है। शेप को विट्रस ह्यूमर भी प्रोवाइड मतलब मेंटेन करा के रखता है, शेप ऑफ आई। रेटिना का काम क्या है कि जो भी आंख के ऊपर लाइट आके यहाँ पे इमेज बनी है उसको ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां पहुंचाना है, ब्रेन को, ताकि ब्रेन उसको इंटरप्रेट। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं अब डिफेक्ट्स के। तो देखिए डिफेक्ट्स के केस में क्या है कि डिफेक्ट्स में मेरे पास में टोटल 5 टाइप के डिफेक्ट आ जाते हैं। फर्स्ट आ गया मायोपिया, सेकंड आ गया हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड आ गया प्रेस बायोपिया, फोर्थ आ गया कैटरैक्ट, फिफ्थ आ गया एस्टिग्मेटिज्म। यानी क्लास 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास यही डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया कि मायोपिया क्यों हुआ और क्यों इसको शॉर्ट साइटेडनेस नाम दिया गया। देखिए मायोपिया क्या होता है, हम लोग जैसे दूर की चीजें नहीं क्लियर देख पाते। जैसे कोई भी बहुत ज्यादा दूर है कोई चीज, तो हम लोग क्या मानते हैं कि यार वो इंफिनिटी पे है। जब वो इंफिनिटी पे है तो मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ क्लियरली, और जब वो मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं उसे क्या नाम दूंगा कि हाँ यार वो बहुत बहुत ज्यादा ही दूर है। जब वो ज्यादा दूर है तो एक्चुअल में दूर आने वाली चीजों की जो लाइट रे बीम आती है वो कहती है पैरेलल, और जब वो आंख के कन्वेक्स लेंस के ऊपर डल रही है तो देखिए जो उसको इमेज बनानी चाहिए थी वो इमेज पैरेलल आती हुई एक नॉर्मल पर्सन की आंख की इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, यानी रेड जो है वो नॉर्मल आई साइड की बननी चाहिए थी, नॉर्मल। लेकिन अब फिलहाल पर्सन को क्या हो चुका है, एक डिफेक्ट हो चुका है। डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। मायोपिक पर्सन है वो, मायोपिक पर्सन है। तो जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना से पहले बन गई, इस पॉइंट के ऊपर बन गई। सपोज पॉइंट जब वो इस पॉइंट के ऊपर बनी तो इसका मतलब है मैं अब जो दूर चीज बननी चाहिए थी, जो एग्जैक्टली रेटिना पे बननी चाहिए थी, वो नहीं, रेटिना से पहले बन गई। पहले बनी है, पास में बनी है, यानी लेंस के पास में बनने लग रही है। अगर वो चीज लेंस के पास में बनने लग रही है तो मैं उसे क्या नाम दूंगा, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या नाम दूंगा, शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है इसलिए शॉर्ट साइटेडनेस। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, लेकिन वही हाइपरमेट्रोपिया की अगर मैं बात करूं तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में पर्सन की जो डिस्टेंस है वो कितना 25 सेंटीमीटर पे, उसको क्लियरली दिखना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि एज के साथ साथ क्या होता है, जिनकी पास की जो पास देखने की जो पावर है आंख की वो कम होती जाती है। यानी वो लोग ऐसे जब बुक को देखते हैं तो उनको क्लियर नहीं दिखते, तो वो ऐसे करके ऐसे पढ़ते हैं। वो ऐसा करने का कारण क्या ये है यहाँ पे कि यानी वो फार पॉइंट बनाने, मतलब जो अपना 25 सेंटीमीटर है उससे ज्यादा करके डिस्टेंस उस चीज को रेटिना तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या कि जो लाइट रे यहां से निकली वो ऑब्वियसली कहां गई, सीधा लेंस पे गई, और लेंस से उसे कहां जाना चाहिए था, कहां जाना चाहिए था, रेटिना। लेकिन वो रेटिना पे नहीं पहुंची, रेटिना से दूर निकल गई। ये देखिए ध्यान से, रेटिना से वो दूर निकल गई, यानी कन्वेक्स लेंस जो है आंख का उससे दूर पहुंच गई।
दूर पहुंच गई तो नाम क्या दिया, लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, है ना। यानी जो 25 सेंटीमीटर से नियर ऑब्जेक्ट से हमारी जो इमेज थी वो रेटिना पे बननी चाहिए थी, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से दूर निकल चुकी है। जब वो रेटिना से दूर निकल चुके तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, फार साइटेडनेस, विल कॉल इट एज अ फार साइटेडनेस। अब तो ये रीजन आ गया। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, हुआ दो कारणों की वजह से। देखिए मायोपिया का कारण क्या है, सबसे पहले जो पर्सन है उसको मायोपिया होने का रीजन क्या था कि जो पर्सन है उसकी लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है ना, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस। जो कन्वर्जिंग पावर है ना लेंस की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दैट इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट। पहला रीजन ये है कि कन्वर्जिंग पावर जब आपकी, देखिए मैं जो लाइट रे आ रही है और कन्वर्ज होके, मान लीजिए मेरा लेंस है, जो लाइट रे है वो बेंड होके ऐसे आनी चाहिए थी, इस तरह गई और ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से अब वो चीज जो सीधी आई वो एकदम से बेंड कर गई, जो चीज ऐसे जानी चाहिए थी वो डिप करके एकदम से डिप कर गई। तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो दूर इमेज बननी चाहिए थी दूर की जगह पास बन गई। या इसका एक और रीजन हो सकता है, सेकंड रीजन क्या है कि आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग, आईबॉल बहुत बड़ी होगी, आईबॉल बड़ी होने से क्या मतलब है, देखिए आईबॉल का साइज यही है, लेकिन अगर मैं आईबॉल के साइज को इंक्रीज करूं तो देखिए इंक्रीज होके, ये देखिए रेटिना यहाँ पे है, मैं ये मान लेता हूं कि नॉर्मल आई विजन है पर्सन का जो नॉर्मल है विजन ये कुछ ऐसा है, ये नॉर्मल है विजन, लेकिन अब जो आईबॉल का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने की वजह से देखिए अब आईबॉल बढ़ने की वजह से अब आईबॉल का साइज हो गया ये वाला। अब जो चीज, अब देखिए यहां बननी चाहिए तो परफेक्ट है वो वहीं बनी है, लेकिन पॉइंट क्या, आईबॉल बढ़ गई, रेटिना यहां पहुंच गया डिस्टेंस पे, यानी यहां पे बन रही है चीज और यहां पहुंच गया तो फिर से गैप क्रिएट हो गया, यानी जहां दूर इमेज बननी चाहिए थी आईबॉल के फैलने की वजह से, बढ़ने की वजह से जो चीज दूर बननी चाहिए दूर ना बन के वो पास बन गई फिर से। तो मैं इसे, यानी ये दोनों रीजन आ गए किसके, मायोपिया के, यानी कन्वर्जिंग पावर लेंस की बढ़ जाए या फिर आईबॉल बहुत बड़ी हो जाए। अब मुझे दूर से वो चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूंगा, वहां पास चल के जाऊंगा, मैं उसके पास चल के चला गया चीज के पास, ताकि मैं उसको क्लियर देख सकूं, यानी मैं इंफिनिटी को छोड़ के उसके चीज के पास पहुंच गया, यानी मैंने अपना डिस्टेंस कम कर दिया जो फार पॉइंट था। तो अब जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो चीज मुझे दिखनी शुरू होगी, यानी मेरे रेटिना पे एक इमेज बननी शुरू हो गई, है ना, इस तरह से। तो अब मैं इसे ठीक कैसे करूं, इसको ठीक करने के लिए मुझे लेंस कौन सा यूज करना है, लेंस यूज करेंगे आप कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस यूज करने से क्या होगा, देखिए जो लाइट रे आ रही है यहां से पैरेलल, वो इसको क्या करेगा, फैला देगा इस तरह से। अब मुझे पता है कन्वर्जिंग पावर लेंस की बहुत बड़ी हुई है, अगर मैं लाइट रे सीधे लेके जाता, देखिए लाइट रे अगर मैं सीधी लेके जाऊं तो सीधी ले जाने की वजह से क्या होगा, वो इमेज देखिए मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, वो सीधी जाती तो यहां कहीं बन जानी थी, यहां कहीं बन जाती, मैं डॉट से दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने लेंस लगाने की वजह से लाइट रे तो आ रही है लेकिन लेंस क्या कर रहा है, उसको फैला रहा है इस तरह से। जब वो फैल गई, थोड़ी सी टिल्ट होकर फैल गई, तो फैल के वो वापस कहां गिरी, रेटिना पे। अगर आईबॉल बढ़ भी जाए तो आईबॉल बढ़ने से भी क्या होगा, मायोपिया हो सकता है। तो इस केस में हमने डाइवर्जिंग पावर और बढ़ा दी लेंस की, लाइट रे आएगी और ज्यादा पावर बढ़ा दी, और ज्यादा लाइट को टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, अब लाइट रे देखिए वहीं जाके गिरेगी फिर से। यानी ऐसे केस में हम लोग जो लेंस यूज कर रहे हैं वो कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस। अभी देखते हैं किस पावर का कन्वेक्स लेंस यूज करना है, अभी हम लोग उसके न्यूमेरिकल से देखते हैं दोनों के, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपी की। ये तो क्लियर हो गया कि हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारी इमेज है वो जो है वो दूर बन रही है, जाके वो दूर बन रही है, आंख से भी बाहर पहुंच गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई आंख की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई, क्या रीजन है, क्या रीजन आया हाइपरमेट्रोपिया का, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। कन्वर्जिंग पावर यानी जो लाइट एग्जैक्टली अगर मैं देखूं कन्वर्ज होकर रेटिना पे बननी चाहिए थी वो रेटिना पे नहीं बन रही, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से लाइट फैल के दूर पहुंच गई, लाइट फैल के क्या होगी, दूर पहुंच गई। तो यानी कन्वर्जिंग पावर लेंस की क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस वजह से भी क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होने के ज्यादा रीजंस, ज्यादा चांसेस बनते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्या कि भाई आईबॉल छोटी कर दूं मैं, आईबॉल छोटी होने से क्या मतलब कि नॉर्मल मेरी इमेज वही बन रही है, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये मेरी नॉर्मल विजन आ गई, सपोज करें मैं नॉर्मल बना रहा हूं, लेकिन आईबॉल का साइज क्या होगा, छोटा, यानी ये जो चीज थी आईबॉल वो क्या हो गई, ये छोटी हो गई है।
अब छोटी होने की वजह से आई बॉल क्या होगा, देखिए एक कुछ इस तरह से बन गई, अभी चेक करें, यानी अब देखिए अब अपने आप इमेज बाहर निकल गई रेटिना से, यानी फिर से मैंने क्या नाम लूंगा, फार साइटेडनेस, यानी जहां आई बॉल शॉर्ट हुई, मैं रीजन लिख देता हूं, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। पिछले वाले केस में मायोपिया में लंबी हो गई थी, इसके केस में छोटी हो गई है। छोटे होने की वजह से क्या होगा, जो चीज वहां दूर बन रही थी वो छोटा होने की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे यहां से लाइट आनी थी, यहाँ इमेज बननी थी, आई बॉल होगी छोटी, लाइट तो वहीं जाके हिट करेगी लेकिन उसके पीछे जाके हिट कर रही है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कन्वेक्स लेंस। अब देखिए जो पर्सन होते हैं ऐसे, वो 25 सेंटीमीटर पे क्लियर नहीं देख पाते, यानी ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ, वो क्लियर नहीं देख पा रहे, वो उसको क्या करें, बढ़ा दे रहे हैं, उसको क्या करें, इंक्रीज करें, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कर देते हैं नियर पॉइंट को। जब वो कर दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा चीज क्या, थोड़ा बहुत वहां पे क्लियरली दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन इसको करेक्ट कैसे करेंगे, बाय कन्वेक्स लेंस। कैसे, देखिए जो ये चीज है, लाइट रे आई, लाइट रे को उसने थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, फैलाने नहीं दिया, उसको कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करके यहाँ ले आया लेंस पे, और फिर वो एग्जैक्टली अपने रेटिना पे, अपने पॉइंट पे जाके हिट कर रही है। तो फार पॉइंट इस तरह से काम कर रहा है जैसे जो चीज दूर से काम कर पा रही थी, दूर करने पे नोटबुक या जो भी चीज पढ़ रहे हैं रीडिंग के लिए, वो अब पास में ही अपना काम उसका चलने लग रहा है। आई होप हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों आप लोग को अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है। अब मूव करते हैं कि न्यूमेरिकल, इसकी कुछ एक न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के न्यूमेरिकल्स को करना किस तरह से। कहते हैं कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। देखिए जो भी इस तरह से, जैसे नियर पॉइंट ऑफ आई इज 1 मीटर, ये जो फार पॉइंट नियर पॉइंट की जो बात की जाती है ना, दे आर द वैल्यू ऑफ इमेज ओनली। तो यहाँ पे बात कर रहा है -80 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा खास बात क्या ध्यान रखनी है, चाहे हाइपरमेट्रोपिया का न्यूमेरिकल है चाहे मायोपिया का न्यूमेरिकल है, दोनों केस में जो v की वैल्यू रहेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ रहेंगे। 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूं मैं 1 मीटर की जगह पे सीधा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। देखिए मायोपिया के केस में हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो u की वैल्यू रहेगी वो इंफिनिटी ही रखनी है आपको। u की वैल्यू जो रखनी है वो क्या रखेंगे आप, इंफिनिटी। लेकिन अगर केस हाइपरमेट्रोपिया क्या है, अगर केस क्या है हाइपरमेट्रोपिया का है, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो u की वैल्यू रहेगी वो रहेगी -25 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, माइनस में क्या रही है, इंफिनिटी। अब हमें सबसे पहले क्या निकालने को बोल रहा है वो, नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर तो तभी निकलेगी जब हमारे पास फोकल लेंथ होगी। तो क्या फॉर्मूला, 1/v, 1/-1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल फॉर्मूला है। 1/ में मेरे पास क्या आ गया, -80, माइनस में 1/- इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/f। देखिए यहाँ इंफिनिटी, 1/ में इंफिनिटी किसी भी चीज की अगर होता है तो 1/ में इंफिनिटी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। तो मैं इस चीज को 0 कर दूंगा, तो मेरे पास में जो वैल्यू बची वो क्या बची, 1/में 80। तो मेरी जो फोकल लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, -80 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा इजीली मैंने इस चीज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोगों ने क्या करनी है, पावर को कैलकुलेट करना है। पावर जब भी कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोकल लेंथ है इट शुड बी इन मीटर्स। तो मैं फोकल लेंथ को मीटर में चेंज कर लेता हूं, -80/100। सो ये आ गया मेरे पास में 8/10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में बन गया सेंटीमीटर, सॉरी 8/10 मेरे पास किस में चेंज हो गया, मीटर के अंदर। तो अब जब मैं पावर को कैलकुलेट करूंगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/में फोकल लेंथ। तो 1/ में फोकल लेंथ मेरे पास में कितनी आ रही है, -8/10। तो मैं इस 10 को ऊपर ले जाता हूं, अपॉन में क्या आ गया 8, और साइन क्या आ रहा है मेरे पास में, माइनस साइन। जब मैंने 10 को 8 से डिवाइड किया तो जो मेरा आंसर आया, इट कम्स अराउंड 1.25 डायोप्टर विद नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, अगर याद हो, नेगेटिव साइन डिनोट करता है कनकेव लेंस। अगर आपने जो रिफ्रैक्शन की वाली वीडियो देखी होगी हमारे चैनल की, तो वहां पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने वहां पे बताया भी था कि अगर कहीं पे कनकेव है तो वहां पे V, U, F, पावर, मैग्निफिकेशन सब नेगेटिव में चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, एक ट्रिक दी थी बस वहां पे, अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसका लिंक जो है इन सारे शॉर्टकट्स का आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहां से आप देख पाएंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अब नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल के अंदर आप ध्यान से देखिए कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मेरे को v की वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो -100 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर। केस है हाइपरमेट्रोपिया का, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/ में मेरे पास में क्या आ गया, -100 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में 1/u, माइनस में क्या आ गई इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और ये आ गया 1/f। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/100 प्लस 1/25 इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया, 1/f। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, कितना बन गया 100,
100 से एलसीएम लिए तो -1 और प्लस में क्या आ रहा है 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। तो मेरे पास में जो वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस में 3 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो f की वैल्यू क्या आ रही है 100 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। लेकिन अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ लेंस। देखिए प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन का मुझे ऑलरेडी पता लग रहा है कि कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा ये। अब देखिए यहाँ पे जो पावर कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन में फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब 1 अपॉन में फोकल लेंथ अगर मैं देखूं तो फोकल लेंथ तो मेरी तो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 33.33 डिवाइडेड बाय 100, ये बन गया मेरे पास में, ये मेरे पास क्या आ गया मीटर। तो मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ 33.33 डिवाइडेड बाय 100, यानी पावर इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास में 100 अपॉन में 33.33, यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास में अराउंड 3.3 डायोप्टर के आसपास मेरा आंसर आ गया। जबकि पिछली बार कितना आया था 1.25 विद नेगेटिव साइन आया था, और इस बार क्या रहा है मेरा आंसर जो आने लग रहा है इट कम्स विद अ पॉजिटिव साइन। तो सॉरी 3.3 कर दिया मैंने, 3 डायोप्टर सिर्फ 3.0 डायोप्टर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे कट डाउन किया था हम लोगों ने 3 से। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गई है। तो व्यूअर्स आप चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं ये ट्रिक थोड़ा एक बार और अप्लाई करके देखते हैं। हम देखिए फिर से यहाँ 2 और न्यूमेरिकल में लिखे देखते हैं उन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करके। देखिए फार पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ नियर पॉइंट दे रहे हैं। देखिए दोनों में से कोई भी हो, मतलब वो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं वी की, ठीक है। फार पॉइंट और मायोपिक पर्सन है, वहां पे पर्सन जो है आपका हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, क्योंकि कई बार नहीं लिखा होता, जैसे इस दोनों न्यूमेरिकल में पिछले वालों में मैंने नहीं लिखे थे जो इस साइड लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है नियर पॉइंट। जब भी नियर पॉइंट की बात होती है तो नियर पॉइंट का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया, और जब भी बात होती है फार पॉइंट की, देखिए मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती तो फार पॉइंट आता है इमेज के लिए वर्ड, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है वो नियर पॉइंट आता है। नियर पॉइंट क्योंकि हमें पास की चीजें देखनी होती है, तो इस ट्रिक से याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो फार पॉइंट कितना है 3 मीटर, यानी जो v की वैल्यू वो क्या आ रही है माइनस में 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस केस में जो u की वैल्यू क्या आएगी माइनस इंफिनिटी। आई होप ये चीज अब इस चीज में भी एक्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे जो मेरे पास में v की वैल्यू कितनी आ रही है 50 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नियर पॉइंट की बात हो रही है, और u की वैल्यू तो फिक्स है -25 सेंटीमीटर। अब जरा सोल्व करते हैं इस चीज को भी। अब 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकस। तो 1 अपॉन में v की वैल्यू मेरी कितनी है -300, u की वैल्यू माइनस 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 ऑफ इंफिनिटी, जिसकी 1 अपॉन में इंफिनिटी की वैल्यू क्या जाती है 0, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1 अपॉन में इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो मेरे पास में जो फोकल लेंथ आ रही है माइनस में 1 अपॉन में 300 इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकस, यानी फोकस की जो वैल्यू आई वो -300 सेंटीमीटर के आसपास मेरे पास में आ गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे कि जब ये वैल्यू आ गई तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन एक्चुअल पावर। और पावर का जो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। तो यहाँ पे तो फोकल लेंथ मेरी 300 सेंटीमीटर आ रही है सिर्फ, तो मैं इसको क्या करता हूँ 300 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरे पास कितना बन गया माइनस में 3 मीटर फोकल लेंथ आ गई। तो अब इस चीज को यहाँ अप्लाई कर देते हो, यहाँ पे 1 अपॉन में माइनस में 3 मीटर जो आ गया, तो आंसर क्या आ गया 0.33 डायोप्टर विद नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो फिर से लेंस कौन सा है कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है कनकेव लेंस, यानी मायोपिया के लिए हम लोग 0.33 डायोप्टर का फोकल लेंस यूज करेंगे इस पर्सन के लिए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे इस वाले पर्सन की, अब देखिए ये वाला जो पर्सन है इट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि वर्ड दिया है नियर पॉइंट, क्योंकि वर्ड जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है इट इज द नियर पॉइंट। जब मैं नियर पॉइंट को सोल्व करता हूं तो देखिए फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या आ गया f। तो क्या बन जाएगा माइनस में 1 अपॉन 50, क्योंकि 1 अपॉन में माइनस 50 ऐसे बनेगा 1 अपॉन में माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। 50 हम एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 1 आ गया प्लस में 2 आ गया इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो मेरा जो यहाँ से आंसर आया प्लस में 1 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर, लेकिन साइन क्या आ रहा है फिर से पॉजिटिव। लेकिन अब पावर लेंथ देखते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या 1 अपॉन में फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। अब तो मेरा तो सेंटीमीटर में आया, तो मैं फोकल लेंथ को क्या करता हूँ 50 अपॉन में 100 कर देता हूँ, तो मेरे पास में कितना बन गया 1 अपॉन में 2 मीटर आ गया मेरे पास में। तो मैं इस चीज को यहाँ पुट कर देता हूँ 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में
1/2 ये आ गई पावर, तो पावर की वैल्यू क्या आ रही है 2 डायोप्टर विद पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन किसके लिए आता है कन्वेक्स लेंस के लिए। आई होप व्यूअर्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लैरिफाई हो गया मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के एग्जैक्टली करना क्या है। अब बात करते हैं बाकी सारे डिफेक्ट्स की। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं इन तीनों बाकी बचे हुए 3 डिफेक्ट्स की, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट एंड एस्टिग्मेटिज्म। देखिए प्रेस बायोपिया के केस में क्या होता है, प्रेस बायोपिया के केस में होता है जो पर्सन होते हैं उनकी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, लॉस हो जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन गेट रिड्यूस्ड। क्यों कम होती जा रही है, क्यों कम हो रही है, क्या कारण है, इसके पीछे कारण है उसकी पावर कम होने का, ड्यू टू रिड्यूस पावर ऑफ ciliary muscles and suspensory ligament दोनों चीजें क्या होते जा रही है बच्चों, वीक होते जा रहे हैं। अगर ये दोनों ही चीजें उसकी वीक होने लग रही हैं तो ऑब्वियसली बात है सीलियरी मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। जब सीलियरी मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो लेंस जो है, लेंस डू नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ, डू नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ। सो पर्सन जो है ऐसे केस में, जो पर्सन है, देयरफॉर पर्सन is not able to see far objects as well as nearby objects clearly। ना तो वो दूर के ही क्लियरली देख पाएगा और ना ही वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएगा। तो ऐसे केस में फिर पर्सन क्या करे, देखिए आप लोगों को देखो जो बुजुर्गों का चश्मा होता है हमारे, वो कुछ इस तरह से होता है, जहां पे इस तरह से विजन बनाया होता है, अगर ध्यान दिया हो तो कभी भी। ऊपर की तरफ जो होता है हमारा कौन सा होता है, कनकेव लेंस, ताकि दूर की चीजें क्लियरली देख सके, कनकेव लेंस। और नीचे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, ताकि पास की चीजों को क्लियरली देख सके। तो अगर पूछे तो मेथड ऑफ करेक्शन क्या है, तो इसको करेक्शन करने का तरीका एक ही है, करेक्शन करने का तरीका है इसका बायफोकल लेंस। करेक्शन करने का क्या तरीका, बायफोकल लेंस, यानी दो फोकस वाले लेंस, यानी एक कनकेव लेंस दूसरा कन्वेक्स लेंस। तो प्रेस बायोपिया इससे जाके स्पेक्स के थ्रू करेक्ट हो सकता है। लेकिन बात करें कैटरेक्ट की, कैटरेक्ट के केस में जो आई लेंस है, आई लेंस गॉट क्लाउडी, आंख का जो लेंस है वो क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है। अगर आप अपनी आंख का लेंस देखें तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो आई का लेंस है वो क्या होता चला जाएगा, क्लाउडी होता जाएगा, काफी ज्यादा धुंधला सा होता चला जाएगा, ठीक है, क्लाउडीनेस हो जाएगी। तो पर्सन जो है, जो पर्सन है जिसको ये डिजीज है, पर्सन नॉट एबल टू सी क्लियरली, जो पर्सन है वो बिल्कुल क्लियरली चीजों को नहीं देख पाता। ऐसे केस में जो ऐसे केस में अच्छे से नहीं देख पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर ऐसे पर्सन को क्या होगा, तो सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। इस सर्जरी में क्या करते हैं, ओल्ड ओपेक लेंस रिमूव एंड पुट एंड डॉक्टर put new artificial lens on the place of it, यानी जो लेंस क्लाउडी हो चुका है, खराब हो चुका है, उस लेंस को उसकी जगह से निकाला जाएगा और निकाल के उसकी जगह सर्जरी के थ्रू एक नया लेंस लगा दिया चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिजीज नंबर 5 की, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म के केस, वहां पे एस्टिग्मेटिज्म में देखिए पर्सन जो है उसके जो आई के अंदर है, देखिए आपकी जो जितनी भी हम लोग की जो आईज है उनके अंदर एक फोकल पॉइंट होता है, वन फोकल पॉइंट। लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म से डिजीज होती है मोर देन वन
फोकल पॉइंट, एक से ज्यादा फोकल पॉइंट वहां बन जाते हैं। अब ऐसे केस में पर्सन या तो हॉरिजॉन्टली ही ठीक ठाक देख पाएगा प्रॉपर्ली, और या फिर वर्टिकली ही प्रॉपर्ली देख पाएगा। दोनों चीजों को मतलब आप नहीं देख सकते। अगर आप देखें तो अभी आपके टाइम में आप क्लियरली सामने की भी चीज दिखता रहे, इधर भी जहां मर्जी देखें आप क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन ऐसा जो पर्सन होगा उसको क्लियरली एक डायरेक्शन में तो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में जब हो जाएगा उतना क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इधर उसको क्लियर दिख रहा है, ऊपर देखेगा तो इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, इसको डिफेक्ट को सिलिंड्रिकल, किससे, सिलिंड्रिकल लेंस के साथ, सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड टू क्योर दिस डिजीज। ठीक है, अब ये जितने भी हमने पांचों डिफेक्ट किए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, वी कैन करेक्ट देम बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्स। हम लोग स्पेक्स की हेल्प से इसको ठीक कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द कैटरेक्ट? कैटरेक्ट अकेली ऐसी डिजीज है जिसको हम लोग स्पेक्स के थ्रू ठीक नहीं कर सकते। आई होप ये चीज भी आप लोग को क्लैरिफाई हो गई है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रिज्म की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, लाइट एंड उसका डिस्पर्शन, यानी लाइट किस तरह से डिस्पर्स हो रही है या किस तरह से वो अपनी रिफ्रैक्शन करने लग रही है थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सो दैट आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो देखिए किस तरह से रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के थ्रू आने लग रही है। देखिए ये प्रिज्म है मेरे पास, एक नॉर्मल ग्लास प्रिज्म। अगर आप लोग देखें तो प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है। यहाँ इसके 3 साइड्स आ गई, 1, 2 एंड 3, जिनको मैंने कोशिश की है यहाँ पे ड्रॉ करने की। 1 साइड, 2 साइड एंड 3 जो बेस में चली गई, बिकॉज इट इज बोर्ड तो क्लियरली नहीं दिखाई देता। बट यहाँ शायद आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं, 1 साइड, 2 साइड, 1 साइड, देन सेकंड साइड, देन थर्ड साइड। तो ये 3 साइड्स आ गई हमारे पास में प्रिज्म की। अब अगर आप देखें तीनों साइड्स हैं, तो यानी एक प्रिज्म एक तरह का क्या है, ट्रायंगल है। एक तरह का प्रिज्म क्या है, ट्रायंगल है। आप लोग देख सकते हैं क्लियरली ट्रायंगल ए बी सी एंड 3 इसके साइड आने लग रही है। अब देखिए प्रिज्म के ऊपर जब मैं लाइट रे को डालता हूं, प्रिज्म के ऊपर जब लाइट रे को डालने लग रहा हूं, तो लाइट रे देखिए जो यहां से लाइट आने लग रही है, दैट लाइट इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे। दैट लाइट रे इज कॉल्ड एज द इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट रे आने लग रही है उसे आपने नाम दिया इंसिडेंट रे। अब अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे जो है वो थोड़ा सा क्या होने लग रही है, बेंड होने लग रही है अपनी एंगल से, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, काफी ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे क्या ग्लास मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो। स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगी, स्लो। यहाँ रहेगी स्लो, यहाँ रहेगी फास्ट। अब यहाँ फास्ट है और यहाँ पे स्लो है, तो लाइट जब जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरह बेंड करेगी। तो ये जो रे आई, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे। जो रे हमारी आ रही है, दैट रे इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्शन के बाद जो बाहर रे निकली है, दैट रे इज कॉल्ड एज द एमर्जेंट रे। दिस इज योर एमर्जेंट रे। तो नेक्स्ट में हमारे पास में क्या आ गई, एक एमर्जेंट रे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 चीजें बड़ी कंफर्मली आ गई। फर्स्ट क्या आई, इंसिडेंट रे। सेकंड क्या आई, वहां से रिफ्रैक्टेड रे। थर्ड क्या आई हमारे पास में, एमर्जेंट रे। अब एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो एंगल इनके बीच में बनेगा उसे क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मेरी जो इंसिडेंट लाइट थी वो उसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, है ना। लेकिन वो अगर मैं ध्यान दूं तो कुछ ऐसे एंगल के ऊपर बेंड कर चुकी है। यहाँ पे एक एंगल निकल के आ रहा है, इस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। 1-2 बार पेपर में पूछा जा चुका है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे जो मेरे पास में बनने लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इंपॉर्टेंट क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी जो एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे जाने वाली थी, यहां से जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा भी जा चुका है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। देखिए तो ये क्या आई, अब आई होप ये चीज तो आपको आप सबको क्लैरिफाई होगी कि भाई किस तरह से लाइट आई और किस तरह से वहां पे जाने लग रही है और किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है। लेकिन हम बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। लाइट कैसे फैलने लग रही है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर देखिए, जब मैं नॉर्मल प्रिज्म के ऊपर, जैसे मैं प्रिज्म के ऊपर यहां से व्हाइट लाइट डालूंगा, ठीक है, तो व्हाइट लाइट के सोर्स से ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 7 कलर्स यहाँ शायद कैमरे में वहां आ पा रहे हो, ठीक है, लाइट सोर्स।
अब देखिए जो अब यहाँ नहीं रहे क्योंकि लाइट ऑब्वियसली कैमरे की बैक साइड में है, इस वजह से वो प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फिर कभी मैं इसको शॉर्ट के अंदर दिखाऊंगा आप लोग को। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइट, जो लाइट रे है व्हाइट लाइट, वो यहाँ से आ रही है, लेकिन व्हाइट लाइट जैसे ही अंदर एंटर करने लग रही है इट गेट डिस्पर्स। इसके अंदर जो वेरियस कलर्स है, जो 7 कलर्स है, वो इस तरह से फैलने लग रहे हैं। देखिए जैसे मैंने बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ किया, ये 7 कलर्स इस तरह से फैलने लग रहे हैं, फट गई है लाइट, यहाँ पे जाने के बाद फैल गई है लाइट। इस फैलने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्शन। इस फैलने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डिस्पर्शन, यानी लाइट की क्या हुई है, यहाँ पे डिस्पर्शन हो गई है। लाइट की डिस्पर्शन होने के बाद यहाँ पे टोटल 7 कलर बनते हैं। इस 7 कलर्स को आप कैसे याद रख सकते हैं, विबग्योर। यहाँ पे विबग्योर का मतलब क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर आप देखें तो टॉप में रेड है, टॉप में क्या रहा है, रेड। लीस्ट में क्या रहा है, सबसे नीचे में क्या रहा है, वॉयलेट। सबसे नीचे क्या रहा है, वॉयलेट, सबसे टॉप में क्या रहा है, रेड। अब रेड सबसे टॉप में क्यों, क्योंकि रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ होने की वजह से जो लाइट है वो जो रेड कलर है वो वेवलेंथ हाईएस्ट होने की वजह से वो कभी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, सबसे लंबा जा सकता है। इसी वजह से वो रेड कलर सबसे लीस्ट डेविएट हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, वॉयलेट कलर। सबसे ज्यादा कलर जो डेविएट होने लग रहा है वहां पे वो कौन होने लग रहा है, वॉयलेट कलर। लेकिन इस लाइट के 7 कलर में फैलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या नाम देंगे हम इसे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यानी लाइट के, मैं दोबारा बताता हूं, प्रिज्म देखिए, प्रिज्म के अंदर जैसे लाइट गई 7 कलर में डिवाइड होगी और हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, इसी वजह से हर कलर अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होने के बाद में वो क्या बना रहा है, वहां पे जाके विबग्योर। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड कलर की, इसलिए सबसे लीस्ट डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन आ रही है आपकी वॉयलेट कलर में, मैक्सिमम डेविएशन। उसका कारण क्या है कि इसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट होती है। अब जब मैंने एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया, हेडिंग आ गई हमारी रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए व्हाइट लाइट को जब मैंने एक उससे पास किया प्रिज्म से, तो वो 7 कलर में डिवाइड होगी। लेकिन जब वो 7 कलर में डिवाइड होती, मैंने नेक्स्ट प्रिज्म को उसके साथ में जोड़ दिया, यानी एक प्रिज्म लिया और उसी प्रिज्म के साथ एक और प्रिज्म मैंने अटैच करके रख दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या होने लग रहा है, ऐसे केस के अंदर क्या होने लग रहा है कि व्हाइट लाइट क्या होगी, वापस रिकंबाइन कर जाएगी। जो व्हाइट लाइट है वापस से क्या कर जाएगी, रिकंबाइन कर जाएगी। और जब वो रिकंबाइन करेगी तो रिकॉम्बिनेशन, हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी जो 7 के 7 कलर्स है वो वापस में क्या होंगे, रिकंबाइन करके। और अगर मैं स्क्रीन लगाऊं तो एक ही कलर आएगा इधर, वो कौन सा आएगा, व्हाइट कलर। क्योंकि हम लोगों ने व्हाइट से स्टार्ट किया था, 7 कलर्स के अंदर वो डिवाइड हुए, 7 कलर वापस से क्या हुआ, रीजॉइन कर गए, रीजॉइन ऑफ 7 कलर। यहां पे क्या रहा है, डिस्पर्शन ऑफ 7 कलर। 7 कलर डिस्पर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 7 कलर्स क्या कर रहे हैं, रीजॉइन कर रहे हैं। और रीजॉइन करने के बाद वापस में जाके क्या बना रहे हैं, अपनी व्हाइट लाइट। क्या बना रहे हैं वापस में, व्हाइट लाइट। तो इस फिनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। आई होप व्यूअर्स आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। अब देखिए बात करते हैं रेनबो कैसे फॉर्म हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से किस तरह से रेनबो फॉर्म हुआ। देखिए सन से व्हाइट लाइट आई, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, सन इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। वहां से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो आई, वो व्हाइट लाइट आके सीधी किस पे गिरी, वाटर ड्रॉप के ऊपर। हम ये वाटर ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज योर वाटर ड्रॉप। जो पानी की बूंदे रेन वाटर में नीचे गिर रही थी, बारिश में नीचे आ रही थी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स वो है। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट कहां पे गिरी, फॉल्स ऑन वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप पे जिस पे गिरी, ये वाटर ड्रॉप भी क्या है, एक्ट एज टाइनी प्रिज्म, एक्ट एज टाइनी प्रिज्म। ये अपने आप में एक टाइनी प्रिज्म की तरह से बिहेव कर रहा था। जब ये टाइनी प्रिज्म की तरह बिहेव करता है तो उस टाइम पे टाइनी प्रिज्म के अंदर इसने क्या कराई, अपनी यहां से जो व्हाइट लाइट आई, लाइट क्या कर गई, स्कैटर। लाइट गॉट डिस्पर्स। लाइट जो थी फैल गई, वो डिस्पर्स होगी किसमें, 7 कलर्स में।
7 कलर्स में लाइट क्या होगी, डिस्पर्स होगी। उसके डिस्पर्शन के बाद फिर क्या हुआ, जो अंदर ही अंदर लाइट थी वो भी आगे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगी है, अपनी खुद की उसके अंदर क्या होने लगी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अपने अंदर उसकी खुद की क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के बाद में फिर क्या हो रही है, दोबारा रिफ्रैक्शन। फिर दोबारा क्या होने लग रही है, रिफ्रैक्शन जी, क्योंकि वाटर ड्रॉप से वो जो लाइट अंदर गई हुई है वो ऑब्वियसली बात है बाहर तो आएगी आएगी। जब वो बाहर आएगी लाइट, तो बाहर आते टाइम उसने क्या करना, फिर से रिफ्रैक्ट करना है। और वो जब रिफ्रैक्ट करेगी तो उस टाइम पे उसकी रिफ्रैक्शन से क्या फॉर्म होगा, रेनबो। उसके रिफ्रैक्शन से क्या फॉर्म होगा, रेनबो। आई होप इस ट्रिक से आप सबको क्लैरिफाई हुआ कि रेनबो किस तरह से फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी होता है। कैसे, देखिए जो लाइट आ रही है ऊपर की तरफ से या किसी स्टार से, मान लीजिए लाइट आ रही है किसी स्टार से, जब वो एयर, देखिए कई बार क्या होता है, एयर की वेरियस लेयर्स है, कहीं पे एयर ब्लो कर रही है कहीं पे नहीं कर रही है। क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहां एयर आई यहां पे, ठीक है, तो लाइट क्या होगी, जैसे उसको हवा चलती हुई मिल गई, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हाई है यहाँ पे, क्योंकि हवा ब्लो कर रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बेटा इस केस में हाई है, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर। जब ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियसली बात है, अब उस ऑप्टिकल डेंसिटी के जो हाई है, अब जैसे वो उसको क्रॉस करके आएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या फिर से लो। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, लो। अब ऐसे केस में कोई मान लीजिए XYZ पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है, तो उसको कभी क्या दिखाई देगा, जब लाइट इस मीडियम में पहुंची यहाँ तो ऑप्टिकली क्या है, डेंसिटी लो। हम देखिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पे एक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, दैट अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट की। डिले सनसेट की, देखिए अर्ली सनराइज डिले सनसेट, ये जो सारे के सारे मैंने क्या बनाए हैं, यहाँ पे सन बनाए हैं। अब देखिए मान लीजिए सनराइज होने लग रहा है, सन एक्चुअल में यहाँ पे अभी इस पोजीशन पे है, अभी इस पोजीशन पे है, तो सन से जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, यानी ये हमारा क्या हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन है मतलब जो सीधी हमारी जमीन दिखाई देती है उसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन, हॉरिजॉन पे। लेकिन अब अगर मैं इसके देखूं तो मुझे तो सन यहाँ अपीयर होगा। सन एक्चुअली अभी इस पोजीशन पे है, एक्चुअल पोजीशन ये है, एक्चुअल पोजीशन ये है सन की, ठीक है, और अपीयर हो रहा है वो इस पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचने में अभी इसको 2 मिनट्स लगेंगे सन को। तो यानी मेरे पास क्या होगा, 2 मिनट अर्ली सनराइज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सनसेट हो गया, अब सनसेट होने के बाद में फिर से जो है सन एक्चुअल में यहां डूब चुका है, पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी मुझे सन कहां है, यहां पे अपीयर हो रहा है। क्यों अपीयर हो रहा है, वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स। तो कहने का मतलब है 2 मिनट्स का अर्ली सनराइज आ गया और 2 मिनट का वहां टोटल डिले हो गया। तो टोटल डे की टाइमिंग में अगर मैं देखूं तो 4 मिनट्स का गैप आ गया, यानी 4 मिनट हम लोग क्या होते हैं दुनिया को ज्यादा लाइट के अंदर देख पाते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पार्ट। हम जब बच्चों मूव करते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, देखिए जब लाइट कहीं पे ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करके जब वो किसी पार्टिकल के ऊपर हिट करती है, चारों डायरेक्शंस के अंदर, सारी डायरेक्शन में जितनी भी डायरेक्शंस हैं उन सब में फैल जाएगी। इस फैलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो क्यों रही है, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है अगर लाइट जो आने लग रही है और लाइट के रास्ते में कोई बड़े साइज का पार्टिकल आ जाए तो वो चारों डायरेक्शन में उसके ऊपर से इस तरह से फैल जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। जब वो लाइट उसको टकरा कर इस तरह से फैलनी शुरू होगी तो लाइट क्या होगी, इसकी वजह से पार्टिकल जो है मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कभी देखा होगा सुबह के टाइम पे जब लाइट घर के अंदर आती है विंडो से, तो उस टाइम पे सारे डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं, आराम से टकरे मारते हुए दिखाई दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या है, क्योंकि देखिए जो डस्ट के पार्टिकल है वो बड़ा साइज है, यहाँ से लाइट जो आ रही है उसकी लाइट है उसका साइज छोटा है, मान लीजिए ये साइज है, सिर्फ ये साइज है, तो लाइट जो है वो फैल जाएगी इधर इधर, है ना। तो इसके फैलने की वजह से लाइट की हम लोग इसे क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे हम इसे, जिस भी डायरेक्शन में जा रही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखा भी होगा घर के अंदर जब फर्स्ट टाइम लाइट आती है तो उसके अंदर पार्टिकल दिखाई दे रहे होते हैं और वो
वो पाथवे भी लाइट का प्रॉपर्ली विजुअलाइज हम लोग को हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर आप देखें बहुत डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ, बहुत घने जंगल में, तो उसके ऊपर से जब धूप गिर रही होती है तो पेड़ों के पत्तों के बीच से लाइट छन छन के ऐसा लगता है बाहर आ रही है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी जो वहां के जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हम लोग को वहां पे विजुअलाइज होने लग रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। लेकिन टिंडल इफेक्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि लाइट रे जो आने लग रही है, अगर वो वेवलेंथ है और ये डस्ट का पार्टिकल है, तो इसके ऊपर गिरने के बाद लाइट रे क्या होगी? फैल जाएगी, स्कैटर कर जाएगी लाइट रे। तो इस स्कैटरिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट। लेकिन कंडीशन क्या है? जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज मस्ट बी हायर देन, पार्टिकल साइज मस्ट बी हायर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो भी वेवलेंथ हम लोगों ने यूज किया उससे ज्यादा होना चाहिए पार्टिकल का साइज। ठीक है, तभी जाके क्या होगी? लाइट क्या करेगी? स्कैटर करेगी। इसको क्लास 9 में भी आप लोगों ने इस चीज को किया था कि एक ग्लास रखा, हमने इधर पानी को, और इधर से क्या होगा? पूरी लाइट ऐसे पास कर जाएगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगर मैंने बीच में क्या रख दिया? कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जब आप टॉर्च मारेंगे तो जो लाइट का पाथवे है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा हम लोग को, जिस पाथ से लाइट जाने लग रही है ना। तो इसे क्या नाम देते हैं? आप टिंडल कोन नाम दिया करते थे, इफ यू रिमेंबर, टिंडल कोन। तो जो पाथवे लाइट ने फॉलो किया उसे हम नाम देते हैं टिंडल कोन। चलिए, ये तो थी बात क्लास 9 की। अब क्लास 10 के अंदर क्या पॉइंट आ रहा है कि टिंडल इफेक्ट तभी शो होगा जब पार्टिकल का साइज जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए जो वेवलेंथ लाइट की हम लोगों ने यूज की है। ये नेक्स्ट कहां अपीयर होता है? कि जो स्काई है हमारा वो अपीयर होता है ब्लू जनरली। अब क्यों ब्लू अपीयर हो रहा है? देखिए जब लाइट रे सन से कहां आने लग रही है? अर्थ के ऊपर आने लग रही है। अब सन हम लोग जानते हैं मिक्सचर ऑफ 7 कलर होता है। सन जो है उसकी जो लाइट है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, और उन 7 कलर्स में क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। जब वो वहां पे लाइट आई, किसी पार्टिकल के ऊपर गिरी, यानी ये लाइट आई और ये पार्टिकल था और इसके ऊपर गिरी लाइट, तो लाइट गिरते वो 7 कलर में टूट गई। ठीक है, उन 7 कलर्स में से लेकिन उसने जो रिफ्लेक्ट किया वो मेनली कौन सा था? ब्लू। हम देखिए बात करते हैं कि स्काई क्यों अपीयर हुआ। थोड़ा सा बीच में ग्लिच था, दोबारा मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए क्या हुआ, स्काई इस वजह से अपीयर हुआ ब्लू क्योंकि जो सनलाइट है ऑब्वियसली बात है सन से आने लग रही है, अर्थ के ऊपर आएगी, तो यहाँ जो बीच में पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल है, उन्होंने ब्लू कलर की लाइट को क्या किया? ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड, यानी कौन से कलर की लाइट जो हुई है स्कैटर हुई है? ब्लू कलर की लाइट। लेकिन जब लाइट पर्सन के एग्जैक्टली सिर के ऊपर है, एग्जैक्टली सन जो है, मान लीजिए पर्सन XYZ कोई भी खड़ा है, इसके एग्जैक्टली सिर के ऊपर आ रही है, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। ये देखिए जो डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम है। तो मिनिमम डिस्टेंस होने की वजह से उस टाइम पे क्या होगा? एग्जैक्टली अब सन को लाइट को स्कैटर करने का टाइम नहीं मिलेगा। जो लाइट है सन की, उसको स्कैटर करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो नो स्कैटरिंग है ना। तो जो स्काई अपीयर होगा वो कैसा अपीयर होगा? व्हाइट कलर का अपीयर होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सनसेट एंड सनराइज की, तो देखिए सनराइज के और सनसेट के टाइम पे पूरा का पूरा रेड अपीयर होगा। क्यों? यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्स डिस्टेंस। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? मैक्स डिस्टेंस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ आ रहा है और यहाँ आने लग रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? लीस्ट डिस्टेंस। यहाँ क्या आ रहा है? लीस्ट डिस्टेंस। तो ऐसे केस में कौन सा होगा? रेड कलर की लाइट सिर्फ पहुंच पाएगी, क्योंकि रेड कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। रेड कलर की लाइट की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, तो यहां से यहां तक सिर्फ रेड कलर पहुंच पाएगा और कोई कलर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो, सॉरी, जो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो लाइट स्कैटर नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हमारे और सन, हमारे सिर के मतलब हमारे बीच में और जो सन के बीच में गैप है वो बहुत ही कम है। अब गैप अगर कम है तो ऑब्वियसली लाइट जो है उसको स्कैटर करने का चांस नहीं मिलेगा। अगर स्कैटर करने का चांस नहीं मिलेगा देन देयर विल बी नो स्कैटरिंग एट द टाइम ऑफ नून। नून में कोई सारा जो स्काई है वो व्हाइट अपीयर होगा। बार रेस्ट ऑफ द टाइम में हमें ब्लू कलर का स्काई अपीयर होगा, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट क्या कर रही है? स्कैटर कर रही है। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई है इट अपीयर्स रेड, इट अपीयर्स रेड। क्यों रेड अपीयर होगा? क्योंकि सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, रेड कलर की वेवलेंथ, और इसी वजह से वो सिर्फ रेड ही हम तक पहुंच पाएगी, बाकी नहीं। तो आई होप व्यूअर्स आप सबको ये वीडियो क्लैरिफाई कर रही है सारा चैप्टर, सारे अच्छे से कंसेप्ट्स
क्लैरिफाई कर रही है। अगर ये सारी चीजें समझ आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड जितना हो सकता है व्यूअर्स को आपकी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।